हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। मैंने 2014 में आईआईटी बीएचयू से एमटेक किया था और अभी मैं एयरपोर्ट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, बट जॉब की वजह से अभी मैं महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो सीरीज में हम एचसी वर्मा के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, और लास्ट में अगर कोई शॉर्ट ट्रिक बनती है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एचसी वर्मा के चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक रिवर है जो 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से बहती है, और एक आदमी है जो शांत रिवर में 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से स्विमिंग कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो आदमी बहती हुई रिवर में स्विमिंग करता है तो वो किस डायरेक्शन में स्विमिंग करे कि वो लोवेस्ट टाइम में नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाए। हालांकि यह कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि क्योंकि जो नदी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ बह रही है, तो अगर वो आदमी इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा तो नदी के इस डायरेक्शन में फ्लो के कारण वह जल्दी इस एंड पर पहुंच जाएगा। बट एक्चुअल में यह एस्टिमेशन बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर वे में सोल्व करते हैं। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा वो है एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। सपोज ये एक वेक्टर ए है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर बी है जो कि थीटा एंगल बनाता है ए के साथ। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, जिसमें ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर है और इसका मैग्नीट्यूड सिंपल आर है। अब इसमें दो चीजें हमको पता होनी चाहिए। एक तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी का मतलब है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, विच इज कैपिटल आर। आप सबको ये याद होगा कि इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा अंडर द रूट। यहाँ a है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और b है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और थीटा तो आपको पता ही है a और b के बीच में एंगल है। अब अगला पॉइंट आता है कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये जो एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ या वेक्टर a के साथ, जो हमारे केस में थीटा r से डिनोट किया है, वो इक्वल होगा tan इनवर्स b साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कोस ऑफ थीटा। ध्यान रखिए, अगर मैं किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो वह उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड टर्म है। फॉर एग्जांपल वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड r। अब यहाँ पर हमने ये जो दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, पहला है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए और दूसरा है रिजल्टेंट के एंगल के लिए। तो उसमें ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ये तो हमको हमेशा ध्यान रहता है, बिकॉज इट इज जस्ट सिमिलर टू a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर। बट जो ये एंगल वाला पार्ट है ये हम भूल सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम रिजल्टेंट को ही डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमें रिजल्टेंट को ही वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो उससे हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएंगी, और जहां से हम थीटा आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर आर को लिखना है तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब जो वेक्टर ए है वो पूरा का पूरा ही एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं a इंटू ए एक्स कैप। अब अगर हमें वेक्टर b को लिखना है तो वेक्टर b ना ही तो पूरा y डायरेक्शन में है और ना ही पूरा x डायरेक्शन में है। इनफैक्ट यह x एक्सिस और y एक्सिस के कहीं बीच में है, जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो अब अगर इस b वेक्टर को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें इसका x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी चाहिए और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी चाहिए। क्योंकि यह वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो b वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा b कोस ऑफ थीटा और y डायरेक्शन में हो जाएगा b साइन ऑफ थीटा। तो इस वेक्टर b को मैं लिख सकता हूँ
बी कोस ऑफ थीटा ए एक्स कैप प्लस बी साइन ऑफ थीटा ए वाई कैप। इस टर्म का मतलब है बी कोस ऑफ थीटा कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में और बी साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, और वेक्टर ए के लिए सारा का सारा वेक्टर ए कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में। अब अगर हम इन दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, अगर हम ए एक्स कैप वाली टर्म्स को जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा ए एक्स कैप प्लस बी साइन ऑफ थीटा ए वाई कैप। दिस इज वेक्टर आर। अगर हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होगा इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर अंडर द रूट। इसे सोल्व करने पर सेम यही एक्सप्रेशन आएगा जो हमने याद कर रखा है। सो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर विच इज दिस एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं एंगल की। तो एंगल जो थीटा आर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो हम इस वेक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स perpendicular divided by base. Perpendicular is this term that is in y direction, b sin of theta divided by base. Base is in x direction, that is a plus b cos of theta. So theta r would be equal to tan inverse b sin theta divided by a plus b cos of theta. This is the same expression which we had written here also. So now this is the expression for theta r in terms of tangent function. लेकिन अब हम theta r को और फंक्शन की टर्म में भी लिखना चाहते हैं। और फंक्शन का मतलब है साइन इनवर्स की टर्म में या कोस इनवर्स की टर्म में। अगर हम इस एक्सप्रेशन वेक्टर आर को अच्छे से देखें देन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस, एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस इज वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दैट इज आर। सो नाउ वी हैव फाउंड थ्री साइड्स परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो वी रोट थीटा आर इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट where we use perpendicular and base. But if we write theta r in terms of cos, because cos is equal to base upon hypotenuse. So first we write base, base is a plus b cos of theta and hypotenuse is r. Then we write theta r in terms of sine. So sine inverse, sine function is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is b sine of theta upon में r. So in this way we can write resultant angle theta r in all three functions, that is in term of sine, cosine and tangent. Now with this concept we can solve the question. Suppose this is a river whose width is d. Of course d is constant. Now this is the man who want to swim from here to this end of the river. अभी क्योंकि नदी की स्पीड भी 5 है तो इस मैन की एक स्पीड 5 तो इस डायरेक्शन में हमेशा रहेगी जो कि x डायरेक्शन है। अब हमें नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करे कि वो जल्दी से जल्दी इस एंड पर पहुंचे। तो हम मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल पर अगर स्विमिंग करना स्टार्ट करे विद स्पीड 10 तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद नदी के इस किनारे पर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले वो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि थीटा की किस वैल्यू के लिए वो टाइम मिनिमम है और वही थीटा हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले तो इस आदमी पर दो स्पीड एक्ट कर रही हैं 5 एंड 10 और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं जो कि वी आर है। वी आर का मैग्नीट्यूड होगा 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 कोस ऑफ थीटा अंडर द रूट। इसे हम सोल्व करेंगे तो आएगा 5 अंडर रूट 5 प्लस 4 कोस ऑफ थीटा। तो ये उस आदमी की रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब क्योंकि उस आदमी की रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है तो उसे दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ेगी। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए दोनों किनारों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है d और ये एंगल है थीटा r। तो जो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वह डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा d डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा r। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर d डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा r। अब हमें इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का ही पता चल गया और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का भी पता है। तो हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इज d डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा r एंड वेलोसिटी इज वी आर मैग्नीट्यूड। सो इट बिकम्स d डिवाइड बाय वी आर मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा r। अब यहाँ पर हम साइन ऑफ थीटा r की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि इक्वल है b साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय r।
हमारे केस में ये क्या बन जाएगा, tan साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई वी आर। सो पुट करने के बाद टाइम इज इक्वल टू d डिवाइड बाई वी आर मोड इंटू tan साइन थीटा इंटू वी आर। वी आर एंड वी आर कैंसल आउट, सो इट बिकम्स d अपॉन tan साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज कैलकुलेशन फॉर टाइम। तो अब हमें इस टाइम को मिनिमम करना है। ये टाइम मिनिमम कब होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम होगा। और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस टाइम पे जो टाइम लगेगा वो मिनिमम लगेगा। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, जब जो आदमी है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्विम करेगा, उस केस में वो सबसे लोवेस्ट टाइम में दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। अब अगर इस टाइम के एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो ये इक्वल है d डिवाइड बाय tan साइन ऑफ थीटा एंड d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रिवर। एंड व्हाट इज tan साइन थीटा, tan साइन थीटा इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब है जो टाइम लगेगा वो नदी की वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। जो नदी का बहाव है उसकी स्पीड चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। नदी की स्पीड चाहे कितनी भी हो, उस आदमी का एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना सिर्फ डिपेंड करेगा उस आदमी की वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट पर। अब क्योंकि टाइम वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट पर ही डिपेंड करेगा, तो क्यों ना आप सारी वेलोसिटी को ही नॉर्मल कर दें, जिससे कि नॉर्मल कंपोनेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी को नॉर्मल करने का मतलब है थीटा को 90 डिग्री कर दो, जिससे कि वेलोसिटी का सारा इफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ओनली दैट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू पुश दैट मैन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। अब नदी के बहाव का क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लीजिए नदी का बहाव 0 है तो आदमी इस पॉइंट से चलेगा, परपेंडिकुलरली चलेगा तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा इन टाइम d अपॉन 10। अब अगर नदी का बहाव 5 है तो आदमी इस पॉइंट से चलेगा और ड्रिफ्ट होता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचेगा विद इन सेम टाइम d अपॉन 10। अगर नदी का बहाव 10 है तो आदमी इस पॉइंट से चलेगा और ड्रिफ्ट होता हुआ इस एंड पे पहुंचेगा। इस केस में ड्रिफ्ट ज्यादा होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है, जो कि नदी की वेलोसिटी है वो ज्यादा है, लेकिन टाइम अभी भी सेम लगेगा, दैट इज d अपॉन 10। इस तरह से अगर नदी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस आदमी की हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बढ़ेगी, बट इस एंड से उस एंड तक पहुंचने में टाइम सेम लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इतना ही। आई होप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर के अगर किसी और क्वेश्चन में भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।